नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। कहता है टोटल परचेजेज आर ₹8,00,000, रिटर्न आउटवर्ड ₹20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹60,000 एंड 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6,10,000। द ग्रॉस प्रॉफिट इज, मतलब कहता है कि अगर आपकी टोटल परचेजेस जो है वो 8,00,000 है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेजेज रिटर्न अगर वो ₹20,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹60,000 है, और अगर आपने यहाँ पे 2/3 गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं 6,10,000 के, यानी कि आपने 2/3 गुड्स सोल्ड किए हैं और आपकी सेल प्राइस कितनी है 6,10,000, उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अब हमें सबसे पहले इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर देखेंगे कि जो हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं उनमें से यहाँ पे जो है कौन सी ऑप्शन हमारे लिए वह करेक्ट होगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, बाकी जो बचता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। सेल में से कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करके या इनकम ऐड करके फिर नेट प्रॉफिट आता है। फिलहाल हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल क्वेश्चन में दे रखी है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कैलकुलेट करनी है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होंगे। एक फार्मूला होता है जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, प्लस करते हैं नेट परचेजेस, प्लस करते हैं उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है जिसमें हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे जो है फिट बैठता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें निकालना है, तो दूसरा वाला फार्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, पहले वाले को ट्राई करके देखते हैं कि पहले वाले की जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल परचेजेस दी हैं, रिटर्न आउटवर्ड दी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे परचेजेस में से पहले रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके नेट परचेजेस निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जितने हमने टोटल परचेजेस किए हैं उसकी कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, कहता है कि आपने 2/3 गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यानी कि 1/3 आपका बच गए हैं, 1/3 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने की जरूरत ही नहीं है, जितनी हमने यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे जो परचेजेस पे खर्चा आया है, परचेजेस पे हमारे एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं, उसका 2/3 कर लेंगे, वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, ठीक है। तो करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी यहाँ पे परचेजेस कितनी है। अब शॉर्टकट ही करना है। 8,00,000 की हमारी परचेजेस है, उसमें से रिटर्न हुआ 20,000, तो 20,000 माइनस कर लेंगे, तो 7,80,000 जो है हमारी नेट परचेजेस बनी। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस पर इनकर्ड हुए 60,000, ठीक है। तो इसका मतलब 8,40,000 जो है ये हमारे यहाँ पे जो है टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं गुड्स परचेज करने पे। अब हमें यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, अगर वो इसमें से माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलाती है, कि जो प्रोडक्ट हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है वो निकलाती है। वो दिया नहीं है, बट उसकी जगह दिया उसने यहाँ पे कि आपने कितने गुड्स बेचे हैं, 2/3। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो भी हमारी ये टोटल कॉस्ट आ रही है, इसमें से जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट ही निकालनी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका 2/3 कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 2/3 गुड्स सोल्ड किए हैं, तो इसका 2/3 कर लेंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। तो ये कितना आ गया, 5,60,000। ये बनता आपका 5,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई 5,60,000। हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कितने का बेचा, 6,10,000 का, यानी कि जो हमने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी कॉस्ट 5,60,000 है, और हमने उसको बेचा 6,10,000 का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 6,10,000 में से हम माइनस करेंगे 5,60,000, और जो बाकी डिफरेंस आ गया वो हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, ₹50,000, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है नेट सेल इज ₹9,00,000 इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज। अगर आपकी नेट सेल जो है वो 9,00,000 है, अगर नेट सेल ₹9,00,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30% है सेल पे, तो कहता है बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी। अब अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, ठीक है ना। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वाला, वो इसमें अप्लाई होगा नहीं क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं।
तो सेल में से अगर नेट सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है, और वही उसने पूछा हुआ। एक तो ये तरीका है। दूसरा शॉर्टकट है कि भाई अगर यहाँ पे सेल का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट मीन्स 70% हमारी यहाँ पे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके सेल आती है। ठीक है, उसी से फॉर्मूला बना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करो ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो तो सेल, और सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों का अपना कॉम्बिनेशन है। तो हम शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेल का 30% है, ये परसेंटेज का ध्यान रखना कि किस पे दी है, सेल पे दी है कि कॉस्ट पे दी है, ये बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर सेल पे 30% में बताया ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट मीन्स बाकी जो 70% बचा है वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 9 लाख का 70% क्या होगा। तो 9 लाख का 70% अगर हम निकालते हैं वो आता है 6,30,000। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6,30,000। बाकी अगर इस दूसरे तरीके से करना चाहो, 9 लाख का 30% निकालो, 2,70,000 आता है, तो सेल ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल में से माइनस कर दो तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है नेट सेल इज ₹5 लाख, इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट देन अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज। कहता है अगर आपकी यहाँ पे नेट सेल है 5 लाख और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट का। अब यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का वो कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो बताओ कहता है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा। अब यहाँ पे उसने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है। अब ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, कॉस्ट हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके ऊपर परसेंटेज दी हो, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में आपको कोई रेट दिया हुआ है और जिस पे रेट अप्लाई करना है वो आइटम नहीं है तो उसको लेट कर लेते हैं कि वो 100 है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है इसने यहाँ पे कॉस्ट पे, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉस्ट हमारी 100 है, कॉस्ट भी 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% यानी कि 25 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेल कितनी होगी 125। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखना कि तीनों में से किसकी वैल्यू है। हमारे पास सेल की वैल्यू है। ठीक है, सेल की वैल्यू कितनी है 5 लाख। अगर 5 लाख सेल की वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे इसकी परसेंटेज के साथ, इसकी क्या परसेंटेज है 125, और इंटू कर लेंगे जिसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 25 करेंगे, और अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो इंटू यहाँ पे 100 करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो इसलिए हमें इंटू 25 करेंगे तो सीधा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलाएगा, तो ये बनता है 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है डी पार्ट, यानी कि ₹1 लाख। ठीक है, 5 लाख को डिवाइड किया 125 के साथ, इंटू के 25 के साथ, तो हमारे यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकला है 1 लाख। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता ओपनिंग स्टॉक ₹20,000, कैश सेल ₹60,000, क्रेडिट सेल ₹40,000, परचेजेस ₹70,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यहाँ पे भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है वो है 25%। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज, अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी है कि अगर ओपनिंग स्टॉक ₹20,000 है, कैश सेल ₹60,000 है, क्रेडिट सेल अगर 40,000 है, परचेजेस 70,000 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे 25% है, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट होता है तो इसको यूज करके निकालेंगे, अगर ये फिट नहीं होता फिर देखते हैं और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बट उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए, नेट परचेजेस या परचेजेस हमारे पास होनी चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास होने चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी है, सेल की तो जरूरत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हैं तो नहीं दिए तो इग्नोर करना है। ठीक है ना, अगर दिए हो तो लेंगे, नहीं दिए होंगे छोड़ देना है, मतलब फिर तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस दिया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला बनेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक वो बनेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं दी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, हमारे पास सेल दी है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इनको यूज करके हम यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे जैसे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे दी है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे दी है, तो वही लेट करेंगे कॉस्ट हमारी 100, कॉस्ट
बी ₹100, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 25, तो यानी कि सेल हमारी कितनी आ गई 125। ठीक है, अब हमारे पास सेल प्राइस है, कैश सेल है 60,000, क्रेडिट सेल है 40,000। एक चीज़ का ध्यान रखना, सेल में यहाँ पे टोटल लेनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे इन तीनों में से किसकी वैल्यू है, सेल की वैल्यू है कितनी 60,000 प्लस 40,000 1 लाख। 1 लाख हमारी यहाँ पे सेल की वैल्यू है। अब इसको डिवाइड करेंगे इसकी परसेंटेज के साथ 125। ठीक है, अब इंटू करेंगे जो हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 25, अगर कॉस्ट निकालनी है तो इंटू 100। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आ गया 20,000। ठीक है, सेल में से अगर हम यहाँ पे जो है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, यानी कि 1 लाख माइनस 20,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 80,000। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें कॉस्ट की ही ज़रूरत है तो कॉस्ट हमारी कितनी है 100%, इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्ट आपकी यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 80 निकलाएगी। तो एग्जाम में तो आपने शॉर्टकट ही यूज़ करना है कि कितना आप यहाँ पे कम टाइम कंज्यूम किए यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, वही मेथड आपने यूज़ करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 125 के साथ, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो सीधे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी 80,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 आ गई। अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखो 80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आ गया 20,000 प्लस नेट परचेजेस दिए यहाँ पे 70,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकालना है। ठीक है, सीधी वैल्यू पुट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले जाओ, क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया 90,000 माइनस 80,000, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 10,000। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखो बी पार्ट, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी ₹10,000। हमारा यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं और इनमें यहाँ पे टाइम कम देना है। अब कम कैसे देना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस इनकी यहाँ पे ज़रूर करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन वाला नहीं है, कहता वेजेस एंड सैलरीज आर ₹60,000 डेबिटेड टू। वेजेस और सैलरी जो है 60,000 की, कहता आप कहाँ डेबिट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नाइदर ट्रेडिंग अकाउंट नॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहता ना ट्रेडिंग अकाउंट में ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में। अब कहाँ इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, यानी कि पिछले सेशन में बताया था कि जब वेजेस और सैलरीज इकट्ठी दी हों तो आपने देखना है कि पहले कौन सी आइटम दी हैं। ठीक है, वेजेस जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि सैलरी जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर ये अलग अलग होते हैं तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और जो सैलरीज है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिटेल मैं पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये दोनों कंबाइन दिए हैं तो फिर हमें कहाँ डालना है, तो देखते हैं कि पहली आइटम उसमें कौन सी दी है। अगर यहाँ पे पहले उसने वेजेस लिखा है तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अगर पहले सैलरी लिखा होता तो फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, अब इसने वेजेस एंड सैलरीज दी हैं, दैट मीन्स इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आता नहीं है, तो सी ऑप्शन भी हमारी यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी एक में उसको हमें डेबिट करना ही है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट जो है इसमें तो हम यहाँ पे छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डालते हैं जिनके लिए कोई प्रॉपर हेडिंग नहीं होती। ठीक है, जबकि वेजेस और सैलरीज जो है इसके लिए अलग अकाउंट ओपन होता है, तो सन्ड्री एक्सपेंस भी हमारी यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट कहता क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी हमेशा वैल्यूएशन की जाती है किस पे, 4 ऑप्शन दिए हैं, कॉस्ट, बी पार्ट रिलायबल वैल्यू, सी कॉस्ट ऑफ रिलायबल वैल्यू विच एवरेज लेस, और डी एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमें बताना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो किस पे की जाती है। ये भी ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं तो
तो इसमें कॉस्ट और उसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, दोनों को कंपेयर करना है और दोनों में जो छोटी अमाउंट होती है यानी कि विच एवर इज लेस, उसी को हम यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, रिलायबल वैल्यू का मतलब होगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, और ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के मुताबिक करते हैं। जब हम प्रिंसिपल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में फिर बताऊंगा आपको। तो फिलहाल इतना समझ लो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू को कंपेयर करके की जाती है। उनमें से जो अमाउंट कम होता है उसी को हम स्टॉक की वैल्यू मान के अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है सी पार्ट। ठीक है, खाली कॉस्ट पे या रिलायबल वैल्यू पे नहीं होती। और एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम यूज इसमें करते नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने अंदाजे से निकाली हुई कॉस्ट है। ठीक है, उसको तो हम यहाँ पे यूज करते नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी पार्ट, कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 7 कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ। ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसका रिजल्ट है? 4 ऑप्शन दे रखी है, बिजनेस एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, डी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमें बताना है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसका रिजल्ट है। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है। यानी कि जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, यानी कि जिस प्रोडक्ट की हम यहाँ पे सेल परचेज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, वहां से जो प्रॉफिट आता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए वो क्या है? सी पार्ट। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी जो है वो 2 टाइप की होती है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, यानी कि इसमें ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों आ जाती हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं है। और बी पार्ट है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वही होती है नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, तो इससे भी रिलेटेड नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम यहाँ पे अपने फंड्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं, जैसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिवेंचर ले लिए, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट उससे भी रिलेटेड नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो हमारी मेन बिजनेस की एक्टिविटी है, यानी कि सेल परचेज की जो एक्टिविटी है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है उससे लिंक करता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है? सी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट कहता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रुपीज 1 लाख, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, द नेट सेल्स आर। ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 1 लाख है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, बताओ नेट सेल क्या होगी। अब हमें नेट सेल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सीधी हमारी नेट सेल निकल आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करके सेल निकल आती है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20%। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बट ये नहीं लिखा कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है, सेल पे कि कॉस्ट पे है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है उसका अगर लिखा नहीं है सेल पे कॉस्ट पे है, तो हमेशा वो सेल पे ही होता है, क्योंकि अमूमन हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल पे ही निकालते हैं, कभी कभी हम कॉस्ट पे निकालते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस पे रेट है तो हमेशा ही मान के चलना कि वो सेल प्राइस पे है। तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल प्राइस का 20% और सेल प्राइस हमें निकालनी है, सेल प्राइस नहीं है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको लेट कर लो 100, सेल को लेट कर लेते हैं 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट उस पर आ गया 20% यानी कि 20। सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यही इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इस चीज का ध्यान रखना, इस कॉम्बिनेशन को समझ गए तो क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए इससे रिलेटेड 2 मिनटों में निकाल लोगे। अब देखना है इन तीनों में से हमारे पास वैल्यू किसकी है। हमारे पास वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कितनी? 1 लाख। अब डिवाइड करेंगे इसकी परसेंटेज के साथ, इसकी क्या परसेंटेज है? 80। ठीक है, इंटू करेंगे जिसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो ग्रॉस प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर सेल में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेल में कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम दोनों तरीके से आपको मैं बता दूं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे इसको पहले तो इंटू 20 करना है, और इंटू 20 करेंगे तो कितना आ गया? 25,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे 1 लाख में, तो ये आ गया 1,25,000, यानी कि हमारी सेल जो है 1,25,000 है। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अगर डायरेक्ट निकालना है तो डिवाइड तो 80 के साथ इंटू कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो सीधे हमारी यहाँ पे सेल निकल आएगी। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ₹1,25,000। ठीक है, तो एग्जाम में आपने यहाँ पे डायरेक्ट ही निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे टाइम बचेगा। ये आपको खाली मैंने समझाने के लिए बताया कि दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता सेल्स आर इक्वल टू, सेल जो किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या डी नॉन ऑफ दीज। अब सेल जो किसके बराबर है, यानी कि हमें ये फॉर्मूले की शेप में बताना है।
देखो सेल हमारी यहाँ पे जो है कैसे निकलती है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड कर दें ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, ग्रॉस लॉस का मतलब यही होता है कि घाटे बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कम रेट पे बेचा है। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें कौन सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस लॉस माइनस करके सेल प्राइस आती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे आंसर है वो क्या है, पी पार्ट। और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो वही हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया, ये तो हम करते नहीं है, और नॉन ऑफ दीज में हमारी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी, सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहता बताओ इसमें से यहाँ पे कौन सी, मतलब 4 ऑप्शन में दे रखी है, अब इनमें बताना कि कौन सा हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है। लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या नन ऑफ दीज। मतलब हमारी यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कहाँ खत्म होती है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कहाँ पे है, हमें ये बताना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन से। पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं बुक में, फिर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड के लिए जर्नल या सब जर्नल बुक बनाते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जिसके लिए लेजर बुक प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद फिर समरी प्रिपेयर करने के लिए पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, और वही यहाँ पे जो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्टेप्स है वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो कहाँ पे खत्म होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके। उसके बाद जो एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का या कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आ जाता है। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि उसका जो एंड है वो कहाँ पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसका वहाँ पे अंत हो जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में यहाँ पे उसने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी पार्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ एमसीक्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब अगले सेशन में हम कुछ और एडजस्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही। तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये एडजस्टमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि उनमें से भी कई सारे एमसीक्यूज जो है वो निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।